तो एक्सीलेंट कोचिंग सरना में आप लोग का हार्दिक दिल से स्वागत है। आज हम लोग आप लोग के बीच में हिंदी का नया बैच लेकर आए हैं, जिस बैच का नाम होगा हिंदी मंथन बैच। इसमें से कोई एग्ज़ाम में क्वेश्चन छूट नहीं सकता है। अगर इससे जैसे यूपीएसआई, एसएसजीडी और पीईटी फिजिकल एबिलिटी टेस्ट में अगर कोई भी एग्ज़ाम में इस क्वेश्चन हिंदी का आता है तो इस 3 बुकों का बाप जैसे आपको इस वीडियो में बताया जाएगा, सब इस वीडियो में आपको मिलेगा, प्रोवाइड कराया जाएगा। और ज़्यादा समय ना लेते हुए आप लोग से एक बात यह कहना चाहते हैं कि आप इस चैनल पर नए हैं तो सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि समय समय पर वीडियो का लिंक और अपडेट मिलते रहे। बाकी चलते हैं क्लास की ओर। पहला चैप्टर होगा हम लोग का वर्ण विचार। क्या होगा? वर्ण विचार। तो इस वर्ण विचार के बारे में हम लोग जानते हैं। इस वर्ण विचार में हम कहने का मतलब है कि वर्ण किसे कहते हैं। सबसे पहले वर्ण का मतलब हुआ कि जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं कर सकते हैं उसे वर्ण कहते हैं। अर्थात भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण का कहने का मतलब ध्वनि के टुकड़े, मतलब जिस ध्वनि के टुकड़े नहीं किए जा सकते उसे वर्ण कहते हैं। और भाषा की सबसे छोटी इकाई को वर्ण कह सकते हैं, कहते हैं। ये आपको उत्तराखंड पुलिस में पूछ चुका है एग्जाम में कि भाषा की सबसे छोटी इकाई है। बहुत सारे एग्जामों में आ चुका है, जैसे क, ख, अ, आ। मौखिक आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है, मतलब मौखिक आधार पर कहा जाता है भाषा की सबसे छोटी इकाई है वर्ण है। जैसे ध्वनि अर्थ के आधार पर भाषा की सबसे छोटी इकाई है। मौखिक आधार पर भी भाषा की सबसे छोटी इकाई वर्ण, अर्थ के आधार पर भी भाषा की सबसे छोटी इकाई है शब्द। आगे है भाषा की पूर्णता इकाई। क्या है? वाक्य। भाषा की जो पूर्णता इकाई है वाक्य है। हिंदी वर्णमाला में वर्ण कितने होते हैं इसके बारे में जानें। तो वर्ण या ध्वनियों को क्रमबद्ध को वर्णमाला कहते हैं। वर्णों या ध्वनियों के क्रमबद्ध के समूह को वर्णमाला कहते हैं। जैसे वर्ण, तो वर्णों के समूह को वर्णमाला कहते हैं। हिंदी में वर्णमालों की संख्या 44 होती है। इन वर्णों को 2 भागों में विभाजित किया गया है। इस वर्ण को 2 भागों में विभाजित किया गया है। एक है स्वर और एक है व्यंजन। एक है स्वर और एक है व्यंजन। स्वर किसे कहते हैं और इनकी संख्या कितनी होती है? तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय उनकी अन्य ध्वनियाँ की सहायता नहीं लेती है उसे स्वर कहते हैं। मतलब कहने का है कि जिन वर्णों का उच्चारण करते समय किसी अन्य ध्वनि की सहायता नहीं लेती है उसे स्वर कहते हैं। अर्थात फेफड़ों से निकलने वाली हवा बिना किसी बाधा या रुकावट से सीधी मुंह के द्वारा बाहर निकलती है उसे स्वर कहते हैं। क्या कहते हैं? मतलब बिना रुकावट से सीधे मुंह से हवा बाहर निकल जाती है उसे कहते हैं स्वर। स्वरों की संख्या 11 होती है। इसमें अ, आ, छोटा ई, बड़ा ई, उ, री, ए, ऐ, ओ, औ। ये कितना है? इसकी संख्या 11 है। स्वरों का विभाजन मात्रा और काल के समय के आधार पर स्वरों का 2 भागों में बांटा गया है। पहला है ह्रस्व स्वर जिसे लघु स्वर कहते हैं। दूसरा है दीर्घ स्वर जिसे गुरु स्वर कहते हैं। तो स्वरों को 2 भागों में बांटा गया है, ह्रस्व स्वर और दीर्घ स्वर। एक ह्रस्व स्वर को लघु स्वर, दीर्घ स्वर को गुरु स्वर कहा जाता है। तो ह्रस्व स्वर किसे कहने लगता है उसे, मतलब सॉरी यहाँ पर आपको छूट गया है कि जिसके उच्चारण में कम समय लगता है उसे लघु स्वर कहते हैं। इसकी संख्या अ, ई, उ और ई है। मतलब जिसके उच्चारण में, किसके उच्चारण में कम समय लगता है, क्या लगता है? उच्चारण में कम समय लगता है उसे ह्रस्व स्वर या लघु स्वर कहा जाता है। इसकी संख्या 4 होती है। दीर्घ स्वर है जिसे गुरु स्वर कहेंगे। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय बोलने में अधिक समय लगता है उसे गुरु स्वर या दीर्घ स्वर कहा जाता है और इसकी संख्या 7 होती है। आ, ए, ओ, ए, ऐ, ओ, औ। रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को 2 भेदों में विभक्त किया गया है। एक है मूल स्वर और दूसरा है संधि।
रचना एवं उत्पत्ति के आधार पर स्वरों को दो भागों में बांटा गया, एक मूल स्वर एक संधि। तो मूल स्वर कहते किसे हैं? जिन स्वरों की उत्पत्ति किसी अन्य स्वर से नहीं होती है उसे मूल स्वर कहते हैं। उसकी संख्या 4 होती है, अ, ई, उ और री। और जिन स्वरों की उत्पत्ति मूल स्वरों से होती है उसे संधि स्वर कहते हैं। संधि स्वर दो प्रकार के होते हैं, एक दीर्घ स्वर संधि, एक दीर्घ स्वर और एक संयुक्त स्वर। ये दो भागों में बांटा गया है। दीर्घ स्वर अ प्लस अ मिलकर आ बनता है, ई प्लस ई मिलकर दीर्घई और उ प्लस उ मिलकर बनता है दीर्घऊ। और दूसरा है संयुक्त स्वर। क्या है? संयुक्त स्वर अ और ई मिलने पर ए बनता है और अ प्लस ए मिलने पर ऐ बनता है। और अगला है अ और उ मिलने पर ओ बनता है, अ और उ मिलने पर औ बनता है। ओठ के आधार पर स्वरों को दो भेद होते हैं। मतलब है कि अर्थ के आधार पर स्वरों को दो भेद होते हैं। पहला है वृत्ताकार स्वर और दूसरा अवृत्ताकार। आप लोगों ने ऐसा चैप्टर कभी नहीं पढ़ा होगा और जो ये दिया गया आप पहले जानते थे क्या वृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं, अवृत्ताकार स्वर किसे कहते हैं? नहीं जानते थे। तो आप नहीं जानते तो यहाँ जान लीजिए और नया नया आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगा। अगर नहीं मिले तो आप चैनल को डिसलाइक कर दें और अनसब्सक्राइब कर दें, और मिला तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके आगे बढ़ें और अपने दोस्तों को भी चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए बोलें। तो पहला पढ़ते हैं इसमें वृत्ताकार स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ गोल हो जाता है उसे वृत्ताकार कहते हैं। मतलब बोलते हैं तो ओठ कैसा हो जाता है? गोल हो जाता है, उसे कहते हैं वृत्ताकार स्वर। नहीं विश्वास होगा तो आप अभी उच्चारण करके देख सकते हैं। ओ, उ, ओ, औ, औ, ये सब आपको बोलते समय आपका जो ओठ गोल हो जाता है। और दूसरा है अवृत्ताकार। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय ओठ गोल नहीं होता है उसे अवृत्ताकार स्वर कहते हैं। इसमें अ, आ, ई, री, ए, ऐ ये आते हैं। और आगे है जिह्वा के आधार पर स्वरों को 3 भेदों में बांटा गया है। मतलब जिह्वा के आधार पर मतलब जीभ के आधार पर स्वर को 3 भेद होते हैं। देखते हैं कौन कौन। जिह्वा के आधार पर स्वर के 3 भेद होते हैं। पहला है अग्र स्वर, दूसरा मध्य स्वर, तीसरा पश्य स्वर। अग्र स्वर कहते किसे हैं? जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का अगला भाग सक्रिय रहता है उसे अग्र स्वर कहते हैं। ई, ऐ, ए, ऐ और री होता है। और अगला इसमें है मध्य स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय जिह्वा का मध्य भाग सक्रिय रहता है उसे मध्यम स्वर कहते हैं, चाहे मध्य स्वर कहते हैं। और पश्य स्वर का मतलब जिन स्वरों को उच्चारण करते समय जिह्वा का अंतिम भाग सक्रिय होता है उसे पश्य स्वर। जिसमें आ, उ, ओ, औ ये सब क्या है? पश्य स्वर है। आगे कौवे की स्थिति के आधार पर स्वरों के भेद देख लें कि आप लोग कितने प्रकार से स्वरों को भेद पढ़ रहे हैं। पहला है निर्नुनासिका स्वर और एक है अनुनासिक स्वर। निर्नुनासिक स्वर किसे कहेंगे? तो जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा नासिक विवरण बंद कर देता है उसे, जिससे हवा सीधी मुख से के द्वारा बाहर निकलती है उसे निर्नुनासिक स्वर कहते हैं। इसमें अ, आ, ई, ओ, री, ए, ऐ, ओ, औ आता है। दूसरा है अनुनासिक स्वर। जिन स्वरों का उच्चारण करते समय कौवा के बीच ही अटक जाता है, जिसमें आधी ओठ नाक के द्वारा और आधी हवा मुख के द्वारा निकलती है। मतलब आधी हवा नाक के द्वारा और आधी मुंह के द्वारा निकलती है उसे अनुनासिक कहते हैं। मतलब अनुनासिक का चिन्ह चंद्र बिंदु, इसका ये चिन्ह होता है। जैसे अ, औ, ई, उ, ऐ, एं, ओं, औन। आगे है अयोगवाह। अयोगवाह संस्कृत में आप लोग यर्लवांतस्तः बताए थे, तो इसको देख लेते हैं। जो न स्वर होता है और न ही व्यंजन होता है। अयोगवाह जो होता है न ही स्वर होता है न ही व्यंजन होता है
उसे अयोगवाह कहते हैं। अयोगवाह दो प्रकार के होते हैं, अनुस्वार और विसर्ग। अनुस्वार कहते किसे हैं? तो जिस स्वरों का उच्चारण करते समय हवा नाक के द्वारा बाहर निकलती है उसे अनुस्वार स्वर कहते हैं। अनुस्वार स्वर में पहले अ का स्वर निकलता है और अनुस्वार के बाद य, र, ल, व, तलाविसम, दंश, दंत से ह आते हैं। जैसे संयोग। और विसर्ग का मतलब है कि विसर्ग का उच्चारण करते समय ह की ध्वनि निकलती है, उसे विसर्ग कहते हैं। आज का वीडियो इतना ही तक रहने देते हैं, फिर मिलते हैं अपने कल इसी टाइम पर। बाकी फिर मिलते हैं। ऑल द बेस्ट।